हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ये टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास से लिया गया है। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पहले इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम इसका भाग 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से कंपनी सरकार के द्वारा भारतीय शिक्षा के संबंध में जो प्रयत्न किए गए उनके बारे में अध्ययन किया था। साथ ही शिक्षा के माध्यम के संबंध में जो आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ उसकी चर्चा की थी। फिर लॉर्ड मैकाले के मिनट्स और उनके द्वारा शिक्षा के माध्यम के संबंध में अंग्रेजी भाषा को माध्यम स्वीकार करने का जो सुझाव दिया गया था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करके और लागू कर दिया था, उनके बारे में चर्चा की थी। साथ ही 1813 में जो विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए या उसके विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने हंटर आयोग पढ़ा था और अब उसके आगे आधुनिक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवीन परिवर्तन हुए उसके बारे में हम इस भाग 2 में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड कर्जन जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर के आए, तो उन्होंने शिमला में समस्त भारतीयों को जो उच्चतम शिक्षा से जुड़े हुए थे और विश्वविद्यालय अधिकारी थे, उनका एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों की शिक्षा की एक नई योजना बनाई जाएगी जो जनसाधारण की इच्छा से लागू होगी, उन पर जबरन नहीं थोपी जाएगी। हालांकि जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया उनके समय में 1904 में, तो ये स्पष्ट हो गया कि जनसाधारण की इच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और पूरी तरीके से इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा को सरकार के नियंत्रण में लाना था। इस आयोग के बारे में 1917 में फिर जो सैडलर आयोग बना विश्वविद्यालय शिक्षा पर ही, उसने भी ये स्वीकार किया था कि भारतीय विश्वविद्यालय 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के पश्चात संसार के सबसे अधिक सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। यानी सरकार का बहुत अधिक हस्तक्षेप इनके प्रशासन में, इनके कार्य में होने लगा। इस विश्वविद्यालय अधिनियम को 1904 में पारित किया गया और जो नए परिवर्तन लाए गए इसके द्वारा वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, इससे पूर्व जो विश्वविद्यालय था उनका कार्य सिर्फ परीक्षा लेने तक सीमित होता था और कॉलेजों का प्रबंधन, महाविद्यालयों का प्रबंधन करने तक सीमित होता था। यानी उनके प्रशासन, महाविद्यालयों के प्रशासन पर नियंत्रण ये विश्वविद्यालय बनाए रखते थे। लेकिन अब विश्वविद्यालयों को सीधा विद्यार्थियों को शिक्षा देने का भार दे दिया गया और उनसे कहा गया कि वे अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की नियुक्ति करें, लैब्स और लाइब्रेरी स्थापित करें और सीधे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें। तो इनके कार्य क्षेत्र में पूरा परिवर्तन कर दिया गया। इसके बाद इनकी जो सीनेट होती थी, जो प्रशासन के लिए संस्था बनाई जाती है विश्वविद्यालयों में, इससे पूर्व वो काफ़ी ऑटोनॉमस यानी स्वायत्तता उसको प्राप्त होती थी। यानी विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी निर्णय लेने होते थे उनमें उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त होती थी, सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन अब ये जो सीनेट के सदस्य होते थे उनमें सरकार द्वारा सीधे सदस्यों को मनोनीत किया जाना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त सीनेट द्वारा अगर कोई भी प्रस्ताव पारित किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है, तो सरकार जो है उस पर वीटो कर सकती है, निषेधाधिकार, यानी उसको एकदम निरस्त कर सकती है, मना कर सकती है किसी भी प्रस्ताव के लिए। इसके अतिरिक्त सीनेट के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनमें संशोधन कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है या नए नियम भी सरकार बना सकती है। तो इस तरीके से विश्वविद्यालयों की जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता थी सरकार से, वो समाप्त हो गई इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, इस अधिनियम में किया गया कि जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गैर सरकारी कॉलेज, अशासकीय कॉलेज जिनको कहेंगे, तो अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा और बढ़ा दिया गया और इससे और विश्वविद्यालयों से इनको जो एफिलिएशन करवाना होता है, यानी इनको विश्वविद्यालयों के साथ जो अपना संपर्क स्थापित करना होता है, उसकी प्रक्रिया को बहुत अधिक कठोर कर दिया गया। साथ ही जो विश्वविद्यालय हैं उनकी सिंडिकेट जो संस्था होती है उसको ये निर्देश दिए गए कि समय समय पर कॉलेजों का निरीक्षण किया जाए और कॉलेजों की कार्य क्षमता जो है एक
विशिष्ट स्तर पर होनी चाहिए और सरकार जो है इसकी स्वीकृति कॉलेजों की मान्यता के लिए आवश्यक कर दी गई। तो इस तरीके से कॉलेजों पर भी और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण इस अधिनियम में बढ़ा दिए गए। गवर्नर जनरल जो था भारत का, उसको विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने तक का अधिकार दे दिया गया। एक लाइन में कहेंगे तो इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा पर और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को पूरी तरीके से सरकारी बनाने का प्रयास किया गया, उनकी स्वायत्तता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात 1917 में सैडलर आयोग जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, नियुक्ति की गई इसकी। डॉक्टर M.E. सैडलर जो थे वो लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके अंदर पहली बार भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए इस आयोग में। इस आयोग को कहा गया कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उस पर अपनी रिपोर्ट दें। इस सैडलर आयोग के द्वारा 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसकी निंदा की गई बहुत ज़्यादा और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में सिफारिशें दी गई। हालांकि वो सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी लागू होती थी। इन्होंने कहा कि स्कूल की जो शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए और जो स्नातक यानी जो आपकी ग्रेजुएशन की शिक्षा होती है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ये ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो भी 2 प्रकार की इन्होंने बताई कि जो ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रावीण्य कोर्स, जिसे वर्तमान में ऑनर्स कहते हैं, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, तो ऑनर्स की शिक्षा होनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, साधारण पाठ्यक्रम, जिसे पास कोर्स कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की स्नातक स्तर पर शिक्षा की उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा। इन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों के जो नियम होते हैं उन्हें बनाने में ज़्यादा कठोरता नहीं अपनाई जानी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशली इन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए एक अलग से शिक्षा विभाग जो है वो स्थापित होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों को यह भी कहा गया कि व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और व्यावसायिक प्रौद्योगिकी जो है उसमें पाठ्यक्रम नए स्टार्ट किए जाने चाहिए और इन पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा और स्नातक की उपाधि का प्रबंध किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय जो हैं उनके द्वारा व्यावसायिक कॉलेज, वोकेशनल कॉलेज जो होते हैं उनकी भी स्थापना की जानी चाहिए। सैडलर आयोग के पश्चात एक हार्टोग समिति की और स्थापना की गई थी 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में। और इस समिति के स्थापित करने के पीछे रीज़न ये था कि उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उस समय, तो इसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ख़राब हो रहा है, उसमें कमी आ रही है और शैक्षणिक पद्धति जो थी उसके प्रति भी असंतोष बढ़ रहा था। तो ये फिलिप हार्टोग समिति की स्थापना की गई 1929 में और इस समिति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा जो है उस पर महत्व दिया जाना चाहिए और उसका प्रसार जितनी शीघ्रता से हो रहा है उतनी शीघ्रता से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा के स्तर में बहुत कमी आ रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। एक वो सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं और दूसरा उन विद्यार्थियों के लिए जो सिर्फ कॉलेज प्रवेश के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो कॉलेज प्रवेश वाले विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, व्यावसायिक या औद्योगिक प्रशिक्षण दे दिया जाना चाहिए और जो विद्यार्थी वास्तव में अध्ययन के लिए प्रेरित हैं सिर्फ उन्हीं को विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। मूल शिक्षा की अगर वर्धा योजना की बात करें तो ये गांधी जी के द्वारा 1937 में जो पत्र लिखे गए, उनका जो समाचार पत्र था द हरिजन, उसके अंदर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित हुई और इसमें उन्होंने इन लेखों में एक शिक्षा योजना प्रस्तावित की जिसे बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने
संकलित किया और एक योजना प्रस्तुत की जिसे मूल शिक्षा की वर्धा योजना कहा गया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, या कहें कि इस योजना में जो मूलभूत सिद्धांत था, वो हस्तशिल्प उत्पादक कार्य था, यानी हाथों से वस्तुएं बनाने और कारीगरी का कार्य करने का काम था। इससे दो फायदे थे। एक जो विद्यार्थी हैं वो व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाते थे और आने वाले जीवन में कोई ना कोई उन्हें ऐसा कारीगरी उन्हें आती थी ताकि उनकी आजीविका जो है वो चलती रहे। तो ऐसा कोई ना कोई हुनर वो शिक्षा के साथ साथ सीख लेते थे इसमें। दूसरा, जो वस्तुओं का निर्माण विद्यार्थियों द्वारा करवाया जा रहा था उसको मार्केट में, बाज़ार में बेच करके और जो पैसा मिलता था उससे शिक्षकों के वेतन इत्यादि का प्रबंध भी किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि विद्यार्थी जो हैं प्रारंभिक 7 वर्ष तक अपनी मातृभाषा में ही अध्ययन करेंगे। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, उनके पर्यवेक्षण के लिए भी बहुत से सुझाव इस वर्धा योजना में दिए गए। इस योजना के तहत जाकिर हुसैन जो समिति थी उसने बहुत से शिल्पों के लिए, हस्तशिल्प जो थे उनके लिए पाठ्यक्रम सिलेबस भी तैयार किया गया। हालांकि इस योजना पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया और इस काम को 1947 के पश्चात जो राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई उसके बाद इस पर थोड़ी बहुत चर्चा बाद में की गई। राधाकृष्णन आयोग से पहले एक शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना भी बनाई गई थी 1944 के लगभग, और इसके बाद 1948-49 में ये राधाकृष्णन आयोग, इसकी स्थापना की गई। इसको नियुक्त किया गया डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में, और इन्होंने अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देना था और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो इस प्रकार से हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से पूर्व जो शिक्षा है वो कम से कम 12 वर्ष का अध्ययन विद्यार्थी के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो परीक्षा होती है उसके अतिरिक्त कम से कम 180 दिनों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में बटी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य, सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षण पर भी जोर दिया। कृषि, वाणिज्य विद्या, अभियांत्रिकी और तकनीकी यानी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विधि, लॉ और आयुर्ज्ञान यानी मेडिसिन इत्यादि पर भी इन्होंने बल देने के लिए कहा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो अभी सिविल सर्विसेज होती हैं इनके लिए उन्होंने कहा कि स्नातक की जो उपाधि है वो आवश्यक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में भी अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें तो स्नातक, ग्रेजुएशन की उपाधि जो है वो आवश्यक होती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रेजुएशन है जिसमें 3 वर्ष लगते हैं और प्रत्येक वर्ष के अंत में एक परीक्षा होती है, इसके स्थान पर समय समय पर विभिन्न परीक्षाएं होनी चाहिए पूरे वर्ष भर, ताकि समय समय पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है वो संभव हो सके। इन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय जो हैं उनका स्तर एक समान किया जाना चाहिए और शिक्षा जो है उसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। समवर्ती सूची में शामिल करने का तात्पर्य है कि शिक्षा पर जो नियम कानून हैं वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसा नियम है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई क्लैश हो रहा है, यानी एक दूसरे के विरुद्ध कोई नियम बन रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो मान्य होंगे। तो इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसे कनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। 3 लिस्ट होती हैं, 3 विषय होते हैं। एक केंद्रीय सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। इनमें वो विषय शामिल होते हैं जिन पर कोई भी सरकार कानून बना सकती है। तो केंद्र सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र सरकार, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है और पूरे देश में वो लागू होंगे। राज्य सूची वो होती है जो राज्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और जिस पर राज्य सरकार कोई कानून बना सकती है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें वो विषय जो केंद्र और राज्य सूची में शामिल नहीं हुए हैं उनको इस सूची में शामिल किया जाता है और इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विरोधाभास होता है दोनों के नियमों में तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नियम माना जाता है।
विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके वेतनों में वृद्धि की सिफारिश भी की गई। साथ ही एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने के लिए कहा, जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा पर देखरेख कर सके, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकें। राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्माण के लिए भी था, उसके गठन के लिए था। तो इस सिफारिश को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के द्वारा, जो संसद के द्वारा पारित किया गया था, इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे यूजीसी कहते हैं सिंपली, जो वर्तमान में भी है, इसे संसद के अधिनियम द्वारा पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी, यानी सरकार के द्वारा इसके कार्यों में सामान्य स्थितियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसका प्रयास करना था। विश्वविद्यालयों का परीक्षण इसके द्वारा समय समय पर किया जाता है और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए विभिन्न शोध कार्यों के लिए जो है इसके द्वारा अनुदान, ग्रांट्स प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत में और अन्य प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में किए गए, जिसमें शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया गया। एक 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके बाद 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और वर्तमान में पुनः 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लाई गई है। 1964 में एक कोठारी शिक्षा आयोग की भी स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली गई थी भारत में शिक्षा को और प्रगतिशील बनाने के लिए और क्रांतिकारी बनाने के लिए। तो इस प्रकार से भारत में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोगों की समय समय पर स्थापना की गई। उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन, सिफारिशें की गई, उनके आधार पर भारतीय शिक्षा को और बेहतरीन बनाने का प्रयास जो है वो किया गया।